ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? एक इतना बड़ा बिजली घर जो लाखों घरों को रोशन करता है, उसका सबसे बड़ा खतरा खुद अपनी ही बिजली खो देना है। और देखिए, जब बात एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की हो ना, तो ये कोई छोटी-मोटी दिक्कत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकती है। और इसी खतरे की जीती जागती मिसाल है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहां हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ पावर कट हुआ। ग्रीन पीस यूक्रेन के शॉन बर्नी बताते हैं कि ये कटौती पूरे 120 घंटे चली। सोचिए, मार्च 2022 में जब से रूसी कब्जा हुआ, तब से लेकर अब तक की ये सबसे लंबी कटौती थी। और यही घटना है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? मतलब एक प्लांट जो खुद इतनी इतनी जबरदस्त एनर्जी बना रहा है, वो ग्रिड से कटते ही इतना बेबस क्यों हो जाता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए ना एक खास टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा टर्म जो न्यूक्लियर इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, स्टेशन ब्लैकआउट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ लाइट चली गई जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। ये उससे कई ज़्यादा गंभीर है। देखिए, 1988 की एक बहुत ही ज़रूरी रिपोर्ट है, नुरग 1032, जो स्टेशन ब्लैकआउट को ऐसे समझाती है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कि प्लांट का कनेक्शन बाहरी ग्रिड से भी कट गया है और उसके जो खुद के बैकअप सिस्टम है, उनसे भी संपर्क टूट गया है। मतलब पूरी तरह से पावर खत्म, हर तरफ से। अब देखिए, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा ना दो तरह की पावर सप्लाई पर टिकी होती है। समझिए कि ये उसकी दो लाइफलाइन है। पहली है ऑफ साइट पावर, मतलब जो बिजली बाहर से मेन ग्रिड से आती है। और दूसरी है ऑन साइट पावर। ये प्लांट के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े डीजल जनरेटर होते हैं जो इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं। तो प्लान ये है कि अगर किसी वजह से बाहर की ग्रिड फेल हो जाए, तो ये डीजल जनरेटर फौरन अपने आप चालू हो जाएंगे। इनका काम है उन सबसे ज़रूरी पंपों को बिजली देना जो रिएक्टर को ठंडा रखते हैं। ये है सेफ्टी का पहला लेवल। लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये प्लान भी फेल हो जाए, जब ये क्रम टूट जाए। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अरे भाई, अगर ग्रिड पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चल तो रहा है, तो उससे जुड़े रहने में क्या हर्ज है? लेकिन असल में एक लड़खड़ाते हुए ग्रिड से जुड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि प्लांट को खुद को उससे अलग करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। देखिए, एक स्टेबल ग्रिड मतलब एक सेहतमंद ग्रिड एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जिससे सब मशीनें ठीक से काम करती हैं। लेकिन जब ग्रिड पर लोड बढ़ जाता है और बिजली कम पड़ने लगती है, तो ये फ्रीक्वेंसी गिरने लगती है। इसका असर ये होता है कि प्लांट के जो बेहद ज़रूरी पंप और पंखे हैं, वो धीमे चलने लगते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये उन्हें बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा खतरा है उन पंपों के लिए जो रिएक्टर के दिल यानी उसके कोर को ठंडा रखते हैं। रेडिट पर एक न्यूक्लियर इंजीनियर वैलियंट बेयर ने इस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं कि ये 1000 कटौतियों से मौत जैसा है। मतलब गिरती हुई फ्रीक्वेंसी की वजह से एक एक करके छोटे छोटे उपकरण फेल होने लगते हैं, और फिर ये छोटी छोटी खराबियां कब मिलकर एक बड़ी तबाही का रूप ले लेती हैं, पता भी नहीं चलता। इसीलिए एक अनस्टेबल ग्रिड से खुद को काट लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है, भले ही इसका मतलब पूरी तरह से बैकअप पावर पर आ जाना हो। तो चलिए अब इन थ्योरी की बातों से निकलकर ज़ैपोरिज़िया की ज़मीनी हकीकत पर वापस लौटते हैं। एक ऐसी जगह जहां ये सारी टेक्निकल बातें एक जंग के मैदान में जिंदगी और मौत का सवाल बन गई हैं। ये नक्शा IRSN का है और ये साफ साफ दिखाता है कि प्लांट को ग्रिड से जोड़ने वाली हाई वोल्टेज लाइनें कितनी ज्यादा असुरक्षित है। लगातार गोलाबारी और फौजी गतिविधियों ने इन बेहद जरूरी लाइनों को बार बार तोड़ा है, बार बार नुकसान पहुंचाया है और प्लांट को ग्रिड से बार बार कटने पर मजबूर किया है। और ये कोई एक दो बार नहीं हुआ है। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये बताती है कि 2022 से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बार बार बिजली कटती है और हर एक बार प्लांट को अपने डीजल जनरेटरों पर निर्भर होना पड़ता है। और दोस्तों, असली खतरा यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ये जनरेटर आखिर कब तक चल सकते हैं? फ्रांस की न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट IRSN का अनुमान है कि प्लांट के पास इन इमरजेंसी जनरेटरों को चलाने के लिए सिर्फ 7 से 10 दिन का डीजल है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही बाहर की बिजली कटती है,
एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है, एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वहां के ऑपरेटर्स के पास बाहरी पावर लाइन को ठीक करने के लिए बहुत ही कम वक्त होता है, और अगर वो इस काम में नाकाम रहे तो जनरेटर का ईंधन खत्म हो जाएगा और फिर कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे। ज़ापोरिजिया में जो खतरा मंडरा रहा है वो सच में ऐसा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सिचुएशन इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कहाँ ठहरती है। देखिए, फुकुशिमा हादसे के बाद यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्ट्रेस टेस्ट किए। उनके हिसाब से एक न्यूक्लियर प्लांट को कम से कम 7200 तक बिना बाहरी बिजली के सुरक्षित रहना चाहिए, और ज़ापोरिजिया में जो सबसे लंबा ब्लैकआउट हुआ वो चला पूरे 120 घंटे। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बयां कर देता है कि उस प्लांट को सेफ्टी की हर लिमिट से कितना कितना आगे धकेला जा चुका है। और ये कोई नया या काल्पनिक डर नहीं है। 1980 के दशक की उसी न्यूरेग रिपोर्ट का ये ग्राफ दिखाता है कि एक्सपर्ट्स ने दशकों पहले से ही ठीक इसी सिचुएशन का मॉडल तैयार कर रखा है। उन्हें पता है कि अगर बिजली वापस नहीं आई तो क्या होगा, एक एक करके क्या होगा। पहले कोर का तापमान बढ़ेगा, फिर कूलिंग फेल हो जाएगी और आखिर में रिएक्टर के कोर को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई नामुमकिन है। तो आखिर में हम इस सबसे बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, न्यूक्लियर सेफ्टी की पूरी इमारत प्रिडिक्टेबिलिटी पर टिकी है। मतलब हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है, हर सिस्टम को सोच समझकर डिजाइन किया गया है। लेकिन जब आप उस परफेक्ट डिजाइन को उठाकर एक जंग की अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच रख देते हैं तो सुरक्षा के सारे नियम, सारे कायदे बदल जाते हैं। और यही ज़ापोरिजिया का ब्लैकआउट पैराडॉक्स है।